हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन का लेक्चर 2 रहेगा। कल मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये मैंने कल आपको बता लिया था। 11th क्लास में आपने पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में आपको पता है कि दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणनफल होता है वो बेसिकली कैसे निकालते हैं। कल के लेक्चर फर्स्ट, जो कल का बेसिक लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको समझा लिया था ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और क्रमित युग्म का जो क्रम होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्रम चेंज करने पर ऑर्डर उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बातें मैंने कल आपको समझा ली थी। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आज का लेक्चर भी थोड़ा बेसिक रहेगा। ठीक है, 11th क्लास में जिस बच्चे ने संबंध और फलन को सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। 2-3 लेक्चर संबंध और फलन के बेसिक लेक्चर रहेंगे। ठीक है, दो तीन लेक्चर जो आएंगे अभी वो बेसिक लेक्चर आएंगे। जिसने 11वीं में सही से नहीं पढ़ा होगा संबंध और फलन को, तो वो ये सारे लेक्चर सीख करके 11वीं का भी यहीं पर सीख जाएगा। ठीक है, अगर 11वीं का उसको क्लियर रिपीट हो गया, समझ आ गया, तो 12वीं का संबंध और फलन को सीखने से उसको कोई नहीं रोक सकता। संबंध और फलन वाला चैप्टर आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा, क्योंकि ये चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसीलिए अधिकतर अध्यापक इसको छोड़ देते, समझाते नहीं है। पहले क्यों नहीं समझाते? क्योंकि इसके अंदर हमें थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा, थ्योरी लिख करके एक एक बात करनी पड़ती है। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से एक एक बात हमें समझानी पड़ती है, तो इसीलिए बहुत से अध्यापक इसको नहीं समझाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा और सीक्वेंस में समझाऊंगा, नोट्स की फॉर्म में समझाऊंगा कि बेसिकली आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में और अपनी फेयर नोटबुक में आपको कैसे नोट करना है। डेफिनेशंस जितनी भी होंगी, परिभाषाएं जितनी भी होंगी, वो सारी परिभाषाएं मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, और एक एक बातें आपको समझाऊंगा, तो लेक्चर को आपको अंत तक देखना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 रहेगा। संबंध और फलन का जो लेक्चर आएंगे वो सीक्वेंस में आएंगे। कल लेक्चर 1 स्टार्ट हुआ था, आज मैं आपको लेक्चर 2 समझाऊंगा, उसके बाद लेक्चर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके सारे लेक्चर संबंध और फलन के आपको मैं समझा लूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था। देखिए, कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी, पहले उसको लिख लेता हूं। कल हमने क्या पढ़ा था? क्रमित युग्म के बारे में पढ़ा था, क्रमित युग्म। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, और हमने साथ ही क्या पढ़ा था? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हमने कल पढ़ लिया था। इंग्लिश में क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये आपने कल पढ़ लिया था। मैंने बेसिक में आपको समझा लिया था कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, और जो क्रमित युग्म होता है वो क्या होता है, इसमें क्रम की विशेष प्रधानता होती है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर जो है इसमें क्रम का विशेष ध्यान दिया जाता है। क्रम चेंज करने पर इसका मतलब बदल जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा ए नहीं लिखते, वो मैंने आपको समझा लिया था। अब डियर स्टूडेंट, हम अब धीरे धीरे संबंध की ओर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम धीरे धीरे संबंध के बारे में सीखेंगे, संबंध यानी रिलेशन के बारे में सीखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले में देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो संबंध की कॉमन डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और देन उसके बाद स्टैंडर्ड परिभाषा पर आएंगे। ठीक है, अभी हम संबंध की जो सिंपल परिभाषा है उसको आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद हम संबंध की जो स्टैंडर्ड, मानक, जो अच्छे लेवल की परिभाषा गणितीय रूप में, फिर वो भी आपको समझाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सीखने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं संबंध को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले संबंध को मैं बेसिक से समझाता हूँ आपको। देखिए, आप पहले इसकी बेसिक परिभाषा लिखते हैं, सामान्य परिभाषा लिखते हैं संबंध की। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा ले यहाँ पर,
संबंध, ठीक है, हेडिंग में क्या रहेगा, संबंध, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन, संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या होता है जी, तो देखिए डियर स्टूडेंट, रिलेशन हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, ठीक है, दो वस्तुएं, दो व्यक्तियों, दो लाइनों, रेखाओं, ठीक है। संबंध कहाँ पर पाया जाता है, दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है, और दो रेखाओं के बीच, दो रेखाएं आपस में लंबवत है, ये समांतर है, ठीक है, वो संबंध हो गया। राम सोहन का भाई है, ये दो व्यक्तियों के बीच संबंध हो गया, ठीक है। दो संख्याओं के बीच, 2 4 का वर्ग है, तो ये भी तो संबंध है भाई। दो संख्याओं के बीच संबंध को कैसे हम परिभाषित कर रहे हैं कि 2 4 का वर्ग होता है, पता है आपको कि 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, संख्या 5, 2 से संख्या जो 5 है वो 2 से 3 अधिक है, ऐसे बोल सकते हैं आप भाई। संबंध बनाना है, मैंने क्या कहा है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होगा, ठीक है। दो रेखाएं ले लो आप, एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर है, तो दोनों रेखाओं में समांतर होने का संबंध है। एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, तो दोनों रेखाओं के बीच लंबवत का संबंध हो गया। संख्या 2 4 का वर्ग है, तो यानी ये आपस में संबंधी तो है। राम सोहन का पिता है, तो राम और सोहन के बीच में जो संबंध है वो पिता का संबंध है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। अब देखिए गणितीय रूप में हम संबंध को समझेंगे आगे, पहले आप लेक्चर को ध्यान से देखिए। पहले हम जो संबंध की कॉमन डेफिनेशन को समझाते हैं आपको, फिर आपको संबंध को गणितीय रूप में समझाएंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए संबंध के बारे में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेसिक जानकारी में कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, दो वस्तुओं के बीच होता है, ठीक है। ये संबंध की कॉमन परिभाषा है, सामान्य परिभाषा है, ठीक है, कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, ठीक है। इस बात को आपको पहले ध्यान रखना है, जनरल सी बात है, सामान्य बात है। अभी हम संबंध की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, अभी सामान्य बातें सीख रहे हैं, संबंध की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे हम संबंध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले संबंध के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, ठीक है। अभी मैंने समझाया कि एक रेखा दूसरी पे लंबवत है, 2 4 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है, ठीक है। जो नंबर 8 है, संख्या 8 क्या है, 5 से 3 अधिक है। इन दो संख्याओं के बीच में देखिए दो संख्याएं है ना, यहाँ पर क्या लिखा, दो वस्तुएं, तो दो संख्याओं के बीच हम संबंध बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि रेखा प्रिया की बहन है, ठीक है, तो ये भी दो पर्सन हो गए, तो इनके बीच में बहन भाई का संबंध हो गया। तो इस तरह के संबंध होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने गणितीय संबंध के बारे में पढ़ना है, तो पहले मैंने क्या लिखा, संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, सामान्य एग्जाम्पल नहीं, जैसे राम सोहन का पिता है, पहली बात राम सोहन का पिता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, राम क्या है, सोहन का पिता है, तो राम और सोहन के बीच में किसका संबंध है, पिता का संबंध है। भाई दो चीजें है ना, दो वस्तुओं का मैंने देखिए क्या कहा, दो वस्तुओं के बीच संबंध होगा, तो यहाँ पर राम एक वस्तु मान लो और सोहन एक वस्तु मान लो, या फिर इसको दो व्यक्ति मान लो, राम और सोहन। तो राम और सोहन के बीच जो संबंध है वो क्या है, पिता का संबंध है, फादर का रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही और देख लो आप कि रेखा पी क्यू ए बी पर लंब है, यानी लंबवत का संबंध है, लंब है। भाई मैंने क्या माना कि एक रेखा मेरे पास ए बी है और एक लाइन मेरे पास क्या है
पी क्यू है। तो मैंने क्या लिखा कि रेखा पी क्यू ए बी पर लंबवत है। देखो लंबवत है नहीं है, तो यहाँ पर भी दो चीजें है ना, ऑब्जेक्ट हमने दो लिए हैं, टू ऑब्जेक्ट है, एक पी क्यू ऑब्जेक्ट मान लो, एक ए बी मान लो, दोनों आपस में कैसे किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, लंबवत के परपेंडिकुलर के रिलेशन से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी ये दो वस्तुएं मान ली, ये दो ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच क्या लंबवत का संबंध है। राम सोहन का पिता है तो इनके बीच में पिता का संबंध है। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे हो गया कि संख्या 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, अगर 4 का वर्ग निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है 16। तो यानी 4 और 16 के बीच में क्या संबंध है, वर्ग का संबंध है। 4 का वर्ग क्या 16 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो सामान्य डेफिनेशन है, ये संबंध की कॉमन परिभाषा है। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड परिभाषा मैंने नहीं लिखवाई है, अभी सामान्य बेसिक तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, संबंध को और ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। जैसे राम सोहन का पिता है, रेखा पी क्यू, ये वाली रेखा पी क्यू ए बी पर लंबवत है, और संख्या 4 का वर्ग 16 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आ रही होगी कि संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको दिख रही होगी बोर्ड पे कि यहाँ पर देखिए पी क्यू ए बी दो रेखाएं थी, राम और सोहन दो व्यक्ति थे, 4 और 16 दो संख्याएं थी। ठीक है, तो इनके बीच में संबंध क्या है, 4 और 16 के बीच में वर्ग का संबंध है, पी क्यू और ए बी के बीच में लंब का संबंध है, और राम और सोहन के बीच में पिता का संबंध है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए स्पेस पहले यहाँ पर। तो स्पेस के लिए चैप्टर का नाम आपने देख लिया, 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है, संबंध एवं फलन नाम है। ठीक है, अब इसको आप लिख लेना, एक बार आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए होगा समझाने के लिए, इसीलिए मैं इन सबको रफ कर लेता हूँ पहले। जहाँ पर समझ में नहीं आया डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर कर लेना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आपको जरूर देनी है। ठीक है, चलो अब देखिए अभी तक हमने क्या सीखा है, संबंध की बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीखा है। अब स्टैंडर्ड सीखते हैं जो हमारे 12th क्लास में यूज है, संबंध की परिभाषा डेफिनेशन स्टैंडर्ड वाली यानी विशेष प्रकार वाली, वो अब आपको मैं लिखवा के समझाता हूँ। ठीक है, लिख करके मैं समझाता हूँ अब। ठीक है, देखिए तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, अब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करनी है उसको लिखवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या लिखना है, संबंध। ठीक है, संबंध इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलेशन। लेक्चर लंबा जरूर होगा लेकिन डियर स्टूडेंट आपको एक एक बातें समझ में आएंगी बेसिक से बिल्कुल। संबंध रिलेशन, अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को लिख रहा हूं, ध्यान से समझना कि माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से
बी के सभी अवयवों से संबद्ध हो, तो ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है और जो अधिकतर आपको एग्जाम में समझने के लिए हेल्प करेगी। हर एक क्वेश्चन को समझने में, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को करने में आपकी ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। तो डियर स्टूडेंट पहले ध्यान से सीखिएगा। देखिए, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, यानी नॉन एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबद्ध हो मतलब जुड़े हो। ब्रैकेट में आप लिख देना जुड़े हो। ठीक है, अपनी भाषा में क्या लिखना, जुड़े हो। संबंध हो का मतलब होता है जुड़ना, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से जुड़ना, कनेक्शन करना, कनेक्ट करना, संबंध बनाना। ठीक है देखिए, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबद्ध हो, जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, संबंध हो, तो ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ठीक है, ये नियम क्या है, इस नियम से बात इस नियम की हो रही है डियर स्टूडेंट। इस नियम से अगर दो वस्तुएं आपस में जुड़ी है, ठीक है, देखिए एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबद्ध हो, ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है। ठीक है, कि यह नियम क्या करेगा, समुच्चय ए और बी के जो अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, इस नियम से जुड़े हुए हैं। वो नियम जरूरी नहीं कि एक नियम हो, कई नियम हो सकते हैं कि भाई ए के अवयव बी के अवयव से 5 अधिक है, ए के अवयवों का बी के अवयवों में वर्ग का संबंध है। ठीक है, ए के अवयवों का बी के अवयवों में 5 से 3 कम होने का संबंध है, मतलब संख्याओं का कम होने का, ज्यादा होने का, वर्ग होने का, लंबवत होने का, इस तरह का संबंध आपस में ये आर दिखाएगा। ठीक है, समुच्चय ए और बी में जो भी संबंध बनेगा, जो भी संबंध से हम दोनों अवयवों को आपस में जोड़ेंगे, तो वो ये संबंध आर को यहाँ पर परिभाषित करता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेशन है आर, वो समुच्चय ए के सेट, मान लिया कि एक सेट ए है, मान लिया कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, एक समुच्चय मैंने ए मान लिया, एक समुच्चय बी मान लिया। अब ए से बी में एक संबंध मैंने डिफाइन किया है आर। ठीक है, ए से बी में एक संबंध मैंने क्या किया है, आर किया है डिफाइन। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट लिख लूँ, ठीक है, मान लिया कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए 1 2 3 4, फिर 3 4 5 6। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट रख लिए। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब मैं मानता हूँ कि ए 4 से कनेक्टेड है, या तो आप ऐसे लिख ले कि 2 4 से कनेक्टेड है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का 6 से है, ठीक है, और 1 का 5 से है। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको अभी लिखना नहीं है, केवल समझाने के लिए है। देखिए, अब इन ए से बी में एक संबंध आर है, तो इनके बीच जो संबंध होगा वो ये आर नियम दिखाएगा कि इनके बीच में किसका संबंध है। मान लिया मैंने कि 2 और 4 के बीच में वर्ग का संबंध है, 2 का वर्ग 4 है। अब मैंने क्या मान लिया कि 3 और 6 के बीच में जो संबंध है, कि जो 3 है वो 6 से 3 कम है। ठीक है, जो 3 है वो 6 से 3 कम है, और 6 क्या है, 3 से 3 ज़्यादा है। इस तरह का कम ज़्यादा का भी संबंध हो सकता है। तो जो भी संबंध बनेगा वो सभी ये आर दिखाएगा। समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों में जो भी संबंध बनेगा वो ये आर नियम द्वारा हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी कि माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत ये नियम आर बताएगा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, समुच्चय ए के समुच्चय बी के अवयवों के साथ में जो संबंध होगा वो ये नियम आर आपको दिखाएगा कि ये 4 से अधिक है, या ये 2 का वर्ग है,
ठीक है। तो इस तरह के जितने भी संबंध बनेंगे ये सारे ये नियम आर आपको दिखाएगा कि समुच्चय ए और बी में क्या क्या संबंध है। और समुच्चय ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स भी मान लेते हैं चर राशि और ए भी मान लेते हैं। समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए हम चर राशि को y भी मान लेते हैं और b भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, परिमित युग्म के रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं 1,5 फिर 2,4 इस तरह हम इसको लिखते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई है, मैं आगे भी समझाऊंगा। अभी तो केवल मैंने ये इसको समझाने के लिए ये फिगर आपको रफ में समझाया है, ठीक है। ये आपको अभी लिखना नहीं है, इसके साथ ये फिगर अभी नहीं बनानी है, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ। तो केवल समझाने के लिए, डेफिनेशन को समझाने के लिए ये फिगर मैंने आपको समझाई है नीचे। तो यानी जो ये नियम आर है ये समुच्चय ए और बी के अवयवों से जुड़ा होगा। जो ए और बी के अवयवों में एक रिलेशन होगा, संबंध होगा, उसको हमें इस नियम आर से दिखाना होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने एक बार पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम आर जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों से संबंध हो, जुड़े हो, तो ए से बी में एक संबंध आर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, माना देखिए अब जो नियम आर है ना, एक समुच्चय मैंने ए मान लिया कि आर सच डेट ए टू बी, ठीक है। संबंध को हम कैसे लिखते हैं, अगर एक समुच्चय ये ए है, इसको आप चाहे साइड में लिख देना, और ये समुच्चय बी है, ठीक है, और इनके बीच में एक संबंध डिफाइन किया मैंने आर। इसमें मान लिया कुछ एलिमेंट मान लिए मैंने, अवयव मान लिए समुच्चय ए बी में। तो ए और बी में संबंध को दिखाने के लिए हम ऐसे इसका फिगर बनाते हैं, ये मतलब चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कि ए टू बी आर क्या है, ए टू बी यानी आर सच डेट ए टू बी, यानी आर का संबंध क्या ए से बी में है, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो इसको हटा देते हैं, पहले इसको भी आप लिख देना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए कि यदि संबंध आर के अंतर्गत ए बिलोंग्स टू ए की स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी से संबद्धता हो तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहले देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा कि यदि संबंध R के अंतर्गत A बिलोंग्स टू A की B बिलोंग्स टू B से संबद्धता हो, यानी जो समुच्चय A के अवयव है और समुच्चय B के अवयव है आपस में जुड़े हुए हो, तो उनको हम कैसे दिखाएंगे संबंध R से। तो देखिए पहले कि यदि संबंध R के अंतर्गत A बिलोंग्स टू A की B बिलोंग्स टू B से संबद्धता हो तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते, कैसे देखिए, अगर यदि समुच्चय A का अवयव स्मॉल a है और समुच्चय B का अवयव स्मॉल b है और ये इस संबंध R से जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या लिखेंगे, देखिए तब इसको लिखने का तरीका या तो आप ये लिख ले कि A R B, भाई A और B में देखिए A और B का जो R से संबंध है तो हमने क्या लिखा A R B, या तो आप ये लिख ले इसको A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर समुच्चय A और B के अवयवों में R का एक संबंध है तो हम क्या करेंगे, इसको या तो आप ये लिख ले A R B, या तो A, B बिलोंग्स टू R, यानी A के अवयवों का B के अवयवों से संबंध क्या है, ठीक है, A और B के बीच क्या है, संबंध है R का, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि A के अवयव और B के अवयव के R से संबंधित है, इनके बीच में एक संबंध है R का, ठीक है। तो दोनों चर राशि हमने ली है A, B, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि संबंध R के अंतर्गत A बिलोंग्स टू A की B बिलोंग्स टू B से संबद्धता हो, यानी आपस में जुड़े हुए हो, तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि A R B या A, B बिलोंग्स टू R,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, संबंध को दिखाने का ये एक रूल है, तरीका है। ठीक है, चलो, और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आर संबंध है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर सच डेट ए टू बी। ठीक है, आर सच डेट ए टू बी, जो स्मॉल ए है वो समुच्चय ए का अवयव है और जो स्मॉल बी है वो समुच्चय बी के अवयव है। ठीक है, तो इस समुच्चय ए के अवयवों को दिखाने के लिए मैंने एक वेरिएबल चर राशि ए ली है और समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि मैंने स्मॉल बी लिया है। तो संबंध को दिखाने का ये रूल होता है कि या तो आप ए आर बी लिख ले या तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिख ले। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना है। तो पहले इसको आप नोट कर ले, पहले सभी जानकारी को एक बार। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा। अब ऊपर देखिए आप, ये बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में आपको मैं लिखवा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब आपको क्या लिखना है, तथा, इसके बाद लिखना है यहाँ पर तथा कि यदि संबंध आर के अंतर्गत, यदि संबंध आर के अंतर्गत ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इसको आपको सेम लिखना है कि यदि ए बिलोंग्स टू ए का बी बिलोंग्स टू बी से कोई बी के अवयवों के साथ, ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए का बी बिलोंग्स टू बी के अवयवों के साथ कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहले ध्यान से क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट, कि यदि संबंध आर के अंतर्गत ए बिलोंग्स टू ए का बी बिलोंग्स टू बी के अवयवों के साथ कोई संबंध ना हो तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान सुनिए, देखिए मैंने क्या लिखा है कि यदि संबंध आर, ठीक है, देखिए मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है, पहले ध्यान समझिएगा कि यदि संबंध आर के अंतर्गत ए बिलोंग्स टू ए का बी बिलोंग्स टू बी के अवयवों के साथ कोई संबंध ना हो तो इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर मान लिया कि समुच्चय ए और ये समुच्चय बी है, इसमें एक संबंध आर परिभाषित है, अगर समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ कोई संबंध नहीं है तो इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए इसको दिखाने का तरीका ये है, देखिए या तो आप ये लिख ले कि ए नॉट आर बी, ठीक है, ए और आर को काट लो, ए नॉट आर बी, या तो फिर आप ये लिख ले कि ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या लिख ले, ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ कोई संबंध नहीं है तो गणितीय रूप में इसको कैसे लिखते हैं, ए नॉट बिलोंग्स टू बी या फिर ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पर आर को आपको काट लेना है और यहाँ आपको ऐसे इसको कर्मित युग्म के रूप में लिख देना है कि ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू आर यदि समुच्चय ए के समुच्चय बी के अवयवों के साथ कोई संबंध ना हो, और यदि समुच्चय ए के समुच्चय बी के अवयवों के साथ में कोई ना कोई संबंध है तो आपको क्या लिखना है, ए आर बी या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि संबंध ए से बी में भी होगा, संबंध यहाँ पर ए से ए में भी हो सकता है। ठीक है, संबंध नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि संबंध ए से बी में भी हो सकता है, ए से ए में भी हो सकता है, बी से ए में भी हो सकता है, एक्स से वाई में भी हो सकता है। तो इस तरह के संबंध बन सकते हैं, इसमें आपको
घबराना नहीं है, सारी बातें आपको सीक्वेंस में आपको समझा रहा हूँ। डेफिनेशन को से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसीलिए हर एक की पहले मैं यहाँ पर परिभाषा लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लें, नोट कर ले पहले इसको सही से। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आगे देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान से समझना है। डियर स्टूडेंट, अब आप हेडिंग लगा लो कि संबंध यानी आर को, संबंध को गणितीय रूप में व्यक्त करने के दो तरीके, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि संबंध आर को गणितीय रूप में व्यक्त करने के दो तरीके, दो मेथड है जिससे हम संबंध को लिख सकते हैं। और वो दो रूल आपने समुच्चय में भी पढ़े होंगे, समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कि संबंध आर को गणितीय रूप में व्यक्त करने के दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो तरीका होता है इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इसको शॉर्ट में नियम रूप भी बोल देते हैं, नीचे लिख देना आप नियम रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप को शॉर्ट में नियम रूप भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी बात, रोस्टर रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि संबंध आर को गणितीय रूप में व्यक्त करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको सिंपल भाषा में नियम रूप भी बोलते हैं, और रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर रूप, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर हेडिंग कि समुच्चय निर्माण रूप को कैसे दिखाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि आर सच डेट, आर एक संबंध है जो ए से बी में परिभाषित है, आर सच डेट ए टू बी, तब इस संबंध को लिखने का तरीका क्या है, आर सच डेट ए टू बी। तो इस संबंध को हम कैसे लिखेंगे, हमने मान लिया कि समुच्चय ए का जो अवयव है, समुच्चय ए के अवयव को दिखाने के लिए एक चर राशि ए मान ली, और समुच्चय बी के अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि बी मान लिया। तो आर इक्वल टू ए कॉमा बी, कर्मित युग्म क्या मान लिया, ए कॉमा बी सच डेट। अब ये कर्मित युग्म किसके बारे में जानकारी दे रहा है वो हमें आगे लिखना है इसके बाद, ठीक है। कर्मित युग्म हमें क्या सूचना दे रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो क्या किया हमने, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, समुच्चय ए के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि ए ली, और समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि बी ली। तो ए कॉमा बी सच डेट ए आर बी, यानी जो आर है ना वो ए से बी में एक संबंध है भाई। आर जो है वो समुच्चय ए के और समुच्चय बी के अवयवों के बीच एक संबंध आर है, ठीक है। हमने क्या लिखा, आर सच डेट ए टू बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों में जो संबंध होगा आर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए आर बी, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। क्या किया कि जो समुच्चय ए के अवयव है उनको ए बोल दिया सभी को, और जो समुच्चय बी के अवयव है उनको बी बोल दिया। तो ए से बी में संबंध एक आर मान लिया हमने। अब जो ए है वो समुच्चय ए का अवयव है, और जो बी है वो समुच्चय इस बी का अवयव है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या लिखते हैं, नियम रूप में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना पड़ जाए तो देखिए,
रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, तो नीचे लिख ले पहले रोस्टर रूप। हम क्या करेंगे, इसमें संबंध R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप में इसमें संबंध R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी रोस्टर फॉर्म में हम इसके अवयवों को एक सारणीबद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है, अवयवों को दिखाते हैं समुच्चय के रूप में। ठीक है, लेकिन इसमें हम कैसे लिखते हैं, एक समुच्चय निर्माण रूप में हम दो चर राशि मानते हैं कि जो चर राशि a मानी है वो समुच्चय a के सभी अवयवों को दिखाएगा, और जो चर राशि b मानी है ये समुच्चय b के सभी अवयवों को दिखाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर समुच्चय a के अवयवों को x और b के अवयवों को y भी मान सकते हैं, x, y के रूप में फिर आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो जो ये रूप होता है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जो ये रूप होता है जिसमें हम इसमें संबंध R को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाकर सभी एलिमेंट को सारणी के रूप में लिख देते हैं, और इसमें हम ऐसे एक रूल से एक चर राशि मान करके दोनों अवयवों को दिखा करके और उनके बीच में क्या संबंध है वो यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए a, b के बीच में जो भी संबंध होगा कि a b से 5 अधिक है तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जहाँ पर मैंने a r b लिखा है ना, तो a और b के अवयवों के बीच में संबंध r, जो भी संबंध होगा कि a b पर लंब है, तो जो भी संबंध होगा वो हम यहाँ पे लिखते a r b के स्थान पे लिखते। ठीक है, तो ध्यान रखना। और फिर जो a क्या है वो समुच्चय a का अवयव है, b क्या है समुच्चय b का अवयव है, तो इसको इस तरह से लिख करके हम दिखा लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले आपको लिख लेनी है। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको नोट कर ले आप, तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद थोड़ा आगे समझाते हैं आपको। देखिए इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट नोट गिनना है। ठीक है, तो देखिए नोट में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए आप कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R, समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R सदैव A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या लिखा है ध्यान से सीखिएगा पहले कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R सदैव A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको। ठीक है, कि इसने क्या कहा है कि जो समुच्चय A के समुच्चय B में जो संबंध R होगा, और अगर हम A इंटू बी निकालते, A क्रॉस B निकालते दोनों का, तो ये हमेशा जो R का होगा वो सबसेट होगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो R होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R सदैव A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए इस बात को आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखिए लेट माना, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक समुच्चय यानी कैपिटल A मान लिया मैंने 1, 2 और 3, और एक समुच्चय मान लिया कैपिटल B 7, 8 और 9। ठीक है, ध्यान से बात को समझना। अगर इसका तीर आरेख हम बनाते हैं समुच्चय को दिखाने के लिए, संबंध को दिखाने के लिए, तो इस तरह से हमने इसका तीर आरेख बना दिया। ठीक है, ये समुच्चय A मान लिया, इसको समुच्चय B मान लिया, समुच्चय A से B में एक संबंध मैंने R बना दिया। ठीक है, समुच्चय A से B में एक संबंध R परिभाषित कर दिया। अब समुच्चय A के एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3,
और समुच्चय बी के एलिमेंट कितने हैं 7 8 9। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना पहले देखिए, अब मैं समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों के बीच एक संबंध बना देता हूँ अपने से। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों के बीच में एक संबंध बना रहा हूँ। तो देखिए, पहले संबंध मैंने ऐसे बना दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में कि ए कॉमा बी सच डेट बी इक्वल टू ए प्लस 5। जो बी की वैल्यू होगी वो ए से 5 ज़्यादा होगी, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का जो अवयव होगा वो समुच्चय ए से लूँगा मैं, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जो स्मॉल बी अवयव है ये समुच्चय बी से आएंगे सारे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ए देखिए, ए प्रतीक मैंने समुच्चय ए के सभी अवयवों को दिखाने के लिए लिया है यहाँ पर, और बी प्रतीक मैंने समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए लिया है। अब मैंने एक संबंध बनाया कि जो बी है वो ए से 5 ज़्यादा है, जो बी वाला है, ठीक है, जो इसके अवयव है वो इसके अवयव से 5 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ए बिलोंग्स टू ए, जो ए अवयव होगा वो मैं समुच्चय ए से लूँगा, और जो बी होगा बी बिलोंग्स टू बी, जो अवयव बी है वो समुच्चय बी से संबंध रखता है, वो समुच्चय बी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर सदैव ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले देखिए आप, हमारे पास संबंध क्या दिया है, चूंकि बी इक्वल टू ए प्लस 5 है। ठीक है, जब ये सारी देखिए, इस समुच्चय ए के सभी अवयवों को दिखाने के लिए मैं एक चर राशि ए ले रहा हूँ, और इस समुच्चय बी के सभी अवयवों को दिखाने के लिए एक चर राशि में बी ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, जब a इक्वल टू 1, ठीक है, ये समुच्चय जो 1 2 3 है ना, ये सभी अवयवों को a दिखाएगा। तो जब a बराबर 1 लूँगा तो तब क्या हो जाएगा, तब b कितना हो जाएगा, b कितना था हमारे पास, b था आपके पास a प्लस 5। यहाँ पर देखिए b था a से 5 ज़्यादा, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 5, तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी 6। तो संबंध क्या बनेगा, देयरफॉर जब a था 1 तो b कितना है 6। तो हमारे पास कर्मित युग्म क्या बना, ठीक है, जब a इक्वल टू 1 पर b इक्वल टू 6 आ रहा है, तो एक कर्मित युग्म क्या बना 1,6। अब इस 1,6 कर्मित युग्म में जो फर्स्ट अवयव होगा, प्रथम अवयव होगा, ये समुच्चय a का होगा, और जो द्वितीय अवयव होगा ये समुच्चय b का होगा। देखिए, पर ये समुच्चय b में है ही नहीं है। ठीक है, आपको बात को समझना है, मैंने केवल समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है मैंने ऐसे। ठीक है, अभी आपको बात समझ में आएगी कि मैंने क्या किया है, b इक्वल टू a प्लस 5, तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद इसको हटाते पहले, इसके बाद ध्यान से देखिए कि जब मैं क्या करूँगा, जब a इक्वल टू 2 लूँगा, जब a इक्वल टू 2, तो तब b कितना है, b था a प्लस 5। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से 2 पुट कर लो जो आपने ली है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो एक यहाँ पर कर्मित युग्म क्या मिल जाएगा 2,7। ठीक है, चलो इसके बाद इनको भी हटा दो आप, और जब देखिए a कॉमा 2 रख दे 3, जब a इक्वल टू 3, जब a इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ, तो तब b कितना था, b था a प्लस 5। तो b इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 ली है, 3 प्लस 5 यानी 8, b इक्वल टू कितना आएगा 8। तो यानी कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, संबंध को दिखाने के लिए सबसे पहले हम कर्मित युग्म निकालते हैं 3,8। ठीक है, और इसके बाद याद देखिए कि जब a इक्वल टू, ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास और वैल्यू नहीं है, तो अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब a में तो केवल हमने 1 2 3 तक मानने हैं, तो इसको अब लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद इसलिए स्टूडेंट हमने सारे कर्मित युग्म निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या निकाला, a इक्वल टू 1 पर b कितना है 6 आया, तो हमारे पास जो कर्मित युग्म बना है वो 1,6 बना। फिर दूसरा वाला कर्मित युग्म हमारे पास 2,7 बना,
और फिर तीसरा वाला कर्मित युग्म 3,8 बना। तो अब ये बताएंगे आपको कि ये कर्मित युग्म संबंध आर के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। तो उसको चेक करने के लिए कर्मित युग्म संबंध आर के अंदर उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इनसे एक संबंध बनेगा या नहीं बनेगा, इसको चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले कर्मित युग्म एक को लेते, फर्स्ट वाले कर्मित युग्म को हम लेते हैं। इसमें देखिए प्रथम अवयव क्या होता है, समुच्चय ए से होना चाहिए हमेशा, और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से होना चाहिए हमेशा। देखिए 1 क्या है, समुच्चय ए में है लेकिन 6 समुच्चय बी में नहीं है, तो यानी 1,6 से एक संबंध नहीं बनेगा, ये संबंध आर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, जो दूसरा कर्मित युग्म है 2,7 है, इसका जो प्रथम अवयव होना चाहिए समुच्चय ए से। तो देखिए प्रथम अवयव क्या 2 समुच्चय ए में है, और द्वितीय अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए। तो देखिए द्वितीय अवयव क्या है, 7 है, ये समुच्चय बी में है 7 है समुच्चय बी में, तो यानी 2,7 से एक संबंध बन जाएगा। ठीक है, और यानी ये संबंध आर में आएगा। उसके बाद देखिए 3,8 देखिए, तो 3 समुच्चय ए में होना चाहिए, देखिए समुच्चय ए में है 3, और 8 क्या होना चाहिए, समुच्चय बी में होना चाहिए, तो देखिए समुच्चय बी में 8 है, तो यानी इससे भी एक संबंध बन जाएगा। बट ये 1,6 संबंध आर में नहीं आएगा, क्योंकि जो 6 अवयव है ये समुच्चय बी से बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन समुच्चय बी में 6 तो है ही नहीं है, तो ये बात आपको समझ लेनी है। यानी संबंध आर क्या बनेगा, इसका संबंध आर हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 2,7 आएगा, देखिए 2,7, उसके बाद 3,8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो केवल जो ये संबंध मैंने बनाया है इसमें संबंध में जो कर्मित युग्म आएंगे वो 2,7 और 3,8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि समुच्चय बी में 6 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 आ गया, तो इस कर्मित युग्म से संबंध आर नहीं बनेगा। ठीक है, संबंध आर के अंतर्गत इसको हम लेंगे ही नहीं, इससे संबंध आर डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, हमें केवल वो देखने कर्मित युग्म जो समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा हो, फर्स्ट अवयव समुच्चय ए से होना चाहिए और सेकंड अवयव समुच्चय बी से होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना था कि जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो उसको चेक करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ये संबंध मैंने निकाल दिया है। देखिए संबंध निकालना, संबंध बनाना आपको मैंने सिखा लिया है कि अगर कोई रोस्टर फॉर्म, अगर कोई समुच्चय निर्माण रूप में आपको दे रखा है तो इस तरह से आपको एक संबंध को डिफाइन करना है। उस संबंध के जो कर्मित युग्म होंगे उसका प्रथम अवयव समुच्चय ए से होना चाहिए और द्वितीय अवयव समुच्चय बी से होना चाहिए। अगर प्रथम अवयव समुच्चय ए से है, द्वितीय अवयव समुच्चय बी से है, तो उससे एक संबंध आर बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए सबसेट को प्रूव करते हैं कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए इसको पहले हटा देते हैं। देखिए इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए आप। देखिए समुच्चय क्या था हमारे पास, अभी समुच्चय ए हमारे पास था 1, 2, 3। उसके बाद समुच्चय बी हमारे पास क्या था 7, 8, 9, 7, 8 और 9 था। तो देखिए आर सबसेट ए क्रॉस बी का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणनफल निकालेंगे ए और बी सेट का। ठीक है, तो निकाल लो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो आप। ए कितना है 1, 2, 3। उसके बाद बी सेट कितना है 7, 8, 9 है। कर्मित युग्म आप निकाल ले पहले। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कर्मित युग्म, देखिए पहले 1 को सभी एलिमेंट के साथ आपको लेना है सेट बी के। ठीक है, तो 1,7, उसके बाद 1,8, उसके बाद 1 को 9 के साथ 1,9, उसके बाद 2 को 7 के साथ 2,7, फिर 2,8, फिर 2,9, उसके बाद 3 को लेना है सबके साथ में, तो 3,7, उसके बाद 3,8, उसके बाद 3,9। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये था ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा था, ए क्रॉस बी चल रहा था, तो यहाँ ए क्रॉस बी आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि समुच्चय ए और बी का हम क्या निकाले, कार्तीय गुणनफल निकाल ले। ए क्रॉस बी यहाँ पर है तो यहाँ पर ए क्रॉस बी आएगा। अब ध्यान देना है
कि जो संबंध अभी मैंने आर निकाला था, ठीक है, आर संबंध अभी हमने क्या बनाया था, आर संबंध हमने बनाया था कि 2,7 और 3,8 है कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। अगर आर के सभी अवयव ए कॉमा बी यानी ए क्रॉस बी में है तो आर क्या होगा, ए इंटू बी का सबसेट हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। अगर आर के जो ये सभी कर्मित युग्म हैं ये अगर ए क्रॉस बी के अंदर आपको दिख रहे हैं तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो आर जो संबंध हमने बनाया है इसके सभी कर्मित युग्म ए क्रॉस बी में उपस्थित होने चाहिए। अगर इसके सभी कर्मित युग्म ए क्रॉस बी में उपस्थित है तो आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले चेक करते हैं। देखिए 2,7 आर में है, देखिए यहाँ पर है 2,7 आर में ए क्रॉस बी में उपस्थित है। ठीक है, जो आर का एलिमेंट जो संबंध आर में कर्मित युग्म 2,7 है ये ए क्रॉस बी में उपस्थित है, देखिए यहाँ पर, और 3,8 है, देखिए 3,8 भी है। तो यानी अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आर सबसेट ए क्रॉस बी, ठीक है, आर के जो सभी अवयव है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। जो आर के संबंध आर के सभी कर्मित युग्म है, संबंध आर के सभी कर्मित युग्म है वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या है कि आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि आर किससे बना, आर ए और बी के अवयवों को आपस में जोड़ने से बना है। भाई संबंध आर कैसे बना है, जब ए के अवयवों और बी के अवयवों को आपस में कनेक्ट किया है तो हमें क्या मिला है, संबंध आर मिला। अब संबंध आर के सभी अवयव यदि ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं, बात को ध्यान से सुनो कि यदि संबंध आर के सभी अवयव ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं तो आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको लिख देनी है। तो डियर स्टूडेंट ये केवल बेसिक चल रहा है, ठीक है, अभी 11th क्लास से संबंधित बेसिक है, 12th में इसको यूज करना है मुझे आगे आगे, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको संबंध के बारे में जानकारी मिल गई होगी, संबंध आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध बेसिकली कैसे होता है, कि संबंध आर को ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आर के सभी अवयव जो सभी कर्मित युग्म है, अवयव बोलेंगे यहाँ पर, तो वो क्या है, ए क्रॉस बी के अंदर उपस्थित है। अगर आर के सभी अवयव ए क्रॉस बी में उपस्थित है तो आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो इसके बाद लेक्चर आएगा उसमें जो 12th क्लास का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, संबंधों के प्रकार है, फलनों के प्रकार है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, संक्रामक संबंध है, रिक्त संबंध है, ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसके बाद वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th के लिए। अभी तो केवल ये बेसिक लेक्चर था, ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको 12th का जो संबंध और फलन है उसको समझाऊंगा। उसकी जितनी भी एनसीईआरटी की बेसिक हेडिंग है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कल के लेक्चर में सबसे पहले हम प्रांत, सहप्रांत और डोमेन को डीपली समझेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रांत, सहप्रांत और डोमेन चैप्टर 2 में भी यूज होना है, इसीलिए आपको प्रांत, सहप्रांत और डोमेन को समझना चाहिए पहले, ठीक है। 12th क्लास में मैं अभी आपको जो लेक्चर आएगा कल, उसमें सबसे पहले मैं आपको संबंध फलन से संबंधित प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताऊंगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं और ये बेसिकली क्या होता है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो डियर स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।